अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर 11 की असाइनमेंट्स। असाइनमेंट 11.1 अ वायर ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर कंटेन 10 पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक वायर है जिसका डायमीटर है 0.02 मीटर उसके अंदर मौजूद हैं 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो डाटा देखते हैं। डायमीटर ऑफ वायर है 0.02 मीटर और रेडियस ऑफ वायर क्या होगा। डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो रेडियस आ जाएगा 0.01 मीटर। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो ये होगी डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब। फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पेयर, इसके अंदर करंट जा रहा है 100 एम्पेयर। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और एरिया फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर, पाई 3.14 और आर की वैल्यू 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00314 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया हमारा। रेडियस हमारा मीटर में था और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकालनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाय एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए फॉर एरिया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। करंट हमें कितना दिया हुआ है? करंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 एम्पेयर। करंट हमने पुट किया 100 एम्पेयर। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है 10 की पावर 28। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज होता है। और एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कैलकुलेट एरिया हमने कैलकुलेट किया। अब इसे सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन की है हमने, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई 1.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। असाइनमेंट 11.2 कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग मटीरियल हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ 2 दफ़ा सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 दफ़ा हमने 100 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसे 2 दफ़ा हमने 100 से डिवाइड किया तो ये 10 की पावर 4 हो गई और ये 10 की पावर ऊपर जाके -4। तो एरिया हमारा आ गया 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आफ्टर अप्लाइंग कांस्टेंट पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर acquired 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। जब हमने कांस्टेंट पोटेंशियल अक्रॉस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर कर ली इतनी वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन की वैल्यू जो हम पहले भी निकाल चुके हैं वो है 10 की पावर 24। पहले पीछे भी एन हमें गिवन था लास्ट असाइनमेंट में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 10 की पावर 24। जो हम फार्मूला यूज़ करके आए हैं असाइनमेंट नंबर 11.1 में, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आई ऊपर था, अब आई अगर हमने निकालना हो तो एन, ई और एरिया जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों वैल्यूज यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये देखें यहाँ पे आई के साथ ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई। हमारे पास चार्ज डेंसिटी
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यहाँ पे हमने लिखा था E और यहाँ पे हम इसकी जगह लिख दिया Q। आप इसकी जगह E भी लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इसकी जगह हमने लिख दिया E। NE एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 10 की पावर 24। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, डाटा में लिखा हुआ है। और एरिया हमें दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.2403 एम्पेयर। असाइनमेंट 11.3, अ वायर हैज़ लेंथ 110 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। तो इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज़ 10 मीटर विद रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो रेजिस्टेंस है 100 ओम। इफ़ वायर इज स्ट्रेच, अगर वायर को हम खींचें एज द लेंथ इंक्रीज 3 टाइम्स। अब लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो गई है, पहले लेंथ थी 10 मीटर, अब लेंथ जो है इंक्रीज़ हो गई है कितनी, 3 टाइम्स। तो L1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले लेंथ थी 10 मीटर, अब 3 टाइम इंक्रीज़ हो गई है, तो लेंथ हो गई है 30 मीटर। हाउ मच रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, तो अब रेजिस्टेंस कितनी होगी। ये फार्मूला मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, एफएससी में भी पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लेंथ ओवर एरिया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ द लेंथ, यानी कि अगर लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये दोनों फार्मूलों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले रेजिस्टेंस R1 इक्वल थी रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया और सेकंड हो जाएगी R2 लेट्स सपोज रेजिस्टिविटी L2 ओवर एरिया। तो रेशियो जो होगी रेजिस्टेंस की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द लेंथ। रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। तो अगर रेडियस को हम लेंथ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लेट्स सपोज रेजिस्टिविटी मटेरियल तो वही है, तो रेजिस्टिविटी से कैंसिल हो जाती है। लेकिन जब लेंथ इंक्रीज़ होती है तो एरिया डिक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एरिया का हमें उन्होंने डिक्रीज़ होने का जिक्र नहीं किया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एरिया 1 इज़ इक्वल टू एरिया 2, जो कि असम्पशन वैसे प्रैक्टिकली नहीं होती। जब हम एक लेंथ है, अगर हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं और लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, लेंथ इंक्रीज़ होगी तो एरिया डिक्रीज़ होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं दिया हुआ, तो एरिया हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो एरिया से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी रेशो जो हो जाएगी, रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेस R2 ओवर R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 ओवर L1 रेशो ऑफ द लेंथ। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, R2 हमने निकालना है, तो R1 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। R1 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट की, R1 की वैल्यू थी 100 ओम पुट कर दी, L2 की वैल्यू थी 30 मीटर, L1 की वैल्यू थी 10 मीटर, 0 से कैंसिल, 300 ओम। तो जो इंक्रीज रेजिस्टेंस है वो 300 ओम होगी अगर हमारा एरिया कांस्टेंट हो और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो। तो हमारा आंसर आया 300 ओम। असाइनमेंट नंबर 11.4, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हमने निकालनी है, कितना बिजली का बिल आएगा। कंज्यूम फॉर अ मंथ ऑफ 1 ईयर, एक साल में बिजली का बिल कितना आएगा। इफ फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड आर स्पेसिफाइड, अगर ये वाली डिवाइसेस हम इस्तेमाल करें तो हमें एक साल में बिजली का बिल कितना आएगा। हमने ये निकालना ऑफ 1 ईयर।
क्वेश्चन पार्ट 1 करते हैं। 10 बल्ब्स हम 40 वाट के यूज़ कर रहे हैं 10 आवर्स के लिए। 10 बल्ब हम 40 वाट के यूज़ कर रहे हैं 10 आवर्स के लिए। पार्ट ए का डाटा लिखते हैं। 10 बल्ब्स, तो नंबर ऑफ बल्ब हैं 10, 40 वाट उनकी है पावर, 40 वाट पावर है, और 10 आवर्स वो डेली यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, तो इसमें पावर प्रोड्यूस करेंगे हम, पावर पुट करेंगे हम इन वाट्स, और वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए किलो का मतलब होता है 1000 से डिवाइड करेंगे, और टाइम पुट होना चाहिए आवर में, टाइम पुट होना चाहिए आवर में। तो टाइम हमें दिया हुआ है 10 आवर। फार्मूले में नंबर्स के साथ यहाँ पे आवर भी लिख लें, आवर। तो पावर इंटू आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये हो गया वाट आवर। 1000 से हमने डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया तो ये बन गया किलो वाट। किलो वाट को जब हम आवर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। और बाद में नंबर क्योंकि 10 है तो इस 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल किलो वाट आवर कितने आए हमारे पास? टोटल किलो वाट आवर आए, पावर इन वाट्स 40 वाट डिवाइडेड बाय 1000, और आवर्स कितनी हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स। ये तो आ जाएंगे हमारे पास किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, 10 नंबर्स, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। वैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 किलो वाट आवर। तो फर्स्ट बल्ब का हमारा आंसर आ रहा है 4 किलो वाट आवर। सेकेंड, अब यही प्रोसेस हम इस पे रिपीट करेंगे। 10 फ्रिजेज है, 250 वाट की है फॉर 24 आवर्स। तो पार्ट बी यहाँ पे करते हैं। पावर हमारे पास है 250 वाट, नंबर हमारे पास हैं फ्रिजेस के 10, और टाइम है 24 आवर्स। टाइम यूज़ हो रहा है 24 आवर्स। सेम हम किलो वाट आवर का फार्मूला लगाते हैं। किलो वाट आवर इज इक्वल टू, सेम फार्मूला, पावर इन वाट, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये किलो वाट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय, अगर एक से ज़्यादा आपकी डिवाइसेज हैं तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1000। तो पावर हमारे पास है 250, टाइम है 24, और नंबर ऑफ़ फ्रिजेज हमारे पास हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000। 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 60 किलो वाट आवर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो बिजली के मीटर हैं उन पे जो यूनिट आ रहा होता है वो 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर के इक्वल होता है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। इसका डाटा लिखते हैं। अब 40 ट्यूबलाइट्स है, 40 ट्यूबलाइट, तो हमारे पास नंबर हैं, अब हमारे पास नंबर हैं 40, पावर है, पावर हमारे पास है 25 वाट्स, और टाइम हमारे पास है 10 आवर्स। सेम किलो वाट आवर का फार्मूला हम दोबारा यूज़ करेंगे, यही फार्मूला हम दोबारा यूज़ करेंगे। मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। किलो वाट आवर इज इक्वल टू पावर 25 टाइम 10, और नंबर्स हमारे पास हैं 40 डिवाइडेड बाय 1000। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 25 4 100, 100 over 10 इज इक्वल टू 10 किलो वाट आवर। तो हमारे पास किलो वाट आ गए। अब टोटल बिल कितना हुआ हमारा? टोटल किलो वाट आवर निकालेंगे हम, टोटल किलो वाट आवर। अब टोटल किलो वाट आवर के लिए हम इसे कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा पहले था बल्ब की किलो वाट आवर, सेकेंड थी हमारी फ्रिज
फ्रिज के किलोवाट आवर, और थर्ड हमारे पास थी ट्यूबलाइट्स के किलोवाट आवर। तो टोटल किलोवाट आवर होंगे किलोवाट आवर ऑफ बल्ब प्लस किलोवाट आवर ऑफ फ्रिज प्लस किलोवाट आवर ऑफ ट्यूबलाइट्स, तीनों को हम प्लस कर देंगे। हमारे आंसर क्या आए थे? 4, 60 एंड 10। 4 + 60 + 10 = 74 किलोवाट आवर। 74 किलोवाट आवर, एक आवर में जो किलोवाट आवर मशीन ले रही है वो 74 है। हमने निकालना था इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम फॉर अ मंथ, एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इन अ ईयर होना था, ये तो इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कंज्यूम फॉर अ मंथ, एक माह का बिल क्या होगा। अगर एक माह का बिल निकाल सकते हैं तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करके साल का बिल भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट, या बिल भी कह सकते हैं, बिल कॉस्ट ऑफ दी मंथ, टोटल कॉस्ट ऑफ दी मंथ क्या होगी। टोटल किलोवाट आवर कंज्यूम, यानी कि टोटल किलोवाट आवर कितने थे, किलोवाट आवर टोटल कंज्यूम, कितनी हमने टोटल किलोवाट आवर कंज्यूम की हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो अगर ये हम करेंगे तो हमारे पास एक दिन का बिल निकलेगा, एक दिन का निकलेगा। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ डेज भी करेंगे। लेट्स सपोज महीने में 30 डेज है, मल्टीप्लाई बाय डेज, डेज से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मंथ का निकलेगा। तो टोटल किलोवाट आवर हमें दिए हुए हैं 74 कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें जो गिवन है वो मैं क्वेश्चन में अब ऐड किया है, 20 रुपीज़, $20, जो भी आपको यूनिट है, 20 पर यूनिट। हमारे मीटर का यूनिट था पर यूनिट, तो यूनिट का मीन्स है किलोवाट आवर, यानी 50 पर किलोवाट आवर। $50, 50 रुपीज़, जो भी आपकी करेंसी है, 50 पर किलोवाट आवर। तो ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम पुट कर देंगे 50 मल्टीप्लाई बाई, लेट्स सपोज मंथ में 30 डेज से, तो ये 30 पुट कर दिया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 74, 50 और 30 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 111,000। लेट्स सपोज हमारी करेंसी है रुपीज़ में, तो 111,000। अगर हमारी करेंसी डॉलर्स में होती है तो 111,000 डॉलर, लेकिन यहाँ पे यूनिट हमारे मुल्क में रुपीज़ है। तो हमारे टोटल बिल ऑफ 1 मंथ इज़ 11,000 रुपीज़। अगर साल का निकालना होगा तो इसी को ही हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर का निकल आएगा। तो ये मैंने निकाला है एक मंथ का टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिल ऑफ 1 मंथ। उस मंथ में डेज कितने हैं, 30। अगर 28 डेज होते तो 28 डेज से मल्टीप्लाई करते, 31 डेज होते तो 31 डेज से मल्टीप्लाई करते। नॉर्मल डेज हम 30 अज्यूम करते हैं, इसलिए मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। असाइनमेंट नंबर 11.5, फाइंड करंट फॉलोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इन अ सर्किट। इस रजिस्टेंस और इस रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। हैविंग 2 लूप्स, जिसकी 2 लूप्स हैं। ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ आ गया, किरचॉफ सेकंड वोल्टेज लॉ को सॉल्व करने का तरीका भी समझ लेंगे इसी न्यूमेरिकल में। यहाँ पे हम ले लेते हैं E1 हमारा EMF 1 या बैटरी नंबर 1 10 वोल्ट, और EMF 2 बैटरी नंबर 2 हम ले लेते हैं 6 वोल्ट, जो डायग्राम में दी हुई है। रेजिस्टेंस नंबर 1 हमारे पास आया 2 ओम, और रेजिस्टेंस नंबर 2 ले लेते हैं हम 1 ओम। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सॉल्व करने का मेथड है कि हमारे पास जो बैटरी की बड़ी लेग होती है, बड़ी साइड है, ये पॉजिटिव होती है, तो हम इसमें कन्वेंशनल करंट फ्लो करते हैं। हम कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करते हैं कि पॉजिटिव में से करंट जाएगा, ये सारा घूमेगा वापस और नेगेटिव में आके चला जाएगा, और इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ I1, करंट नंबर 1। इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ करंट नंबर 1। सेकंड, अब इसकी भी लेग यहाँ पे है तो पॉजिटिव ले लें,
यहाँ से करंट जाएगा, सारा घूमेगा और यहाँ नेगेटिव साइड पे वापस आ जाएगा। इस करंट को मैं ले लेता हूँ नाम I2। इस करंट को मैं नाम ले लिया I2। आप इस डायरेक्शन को उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन को आप उल्टा ले लेंगे तो आपका जो आंसर है I1 या और I2 या इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की है वो आपने रिवर्स एज्यूम की है, एक्चुअल डायरेक्शन सेकंड उल्टी थी। तो अगर डायरेक्शन ऐसे ज्यूम करेंगे ठीक है, अगर हम उल्टी भी ज्यूम कर रहे हैं तो हमारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन हमारे आंसर नेगेटिव में आएंगे। और नेगेटिव आंसर ये शो करेगा कि हमने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम की थी वो उल्टी थी, तो हमने ये डायरेक्शन एज्यूम कर ली। एज्यूम करते हुए आप ध्यान रखें पॉजिटिव से आप कन्वेंशनल करंट को निकालें और नेगेटिव में ये चार्ज पूरा फ्लो करके करंट फ्लो करके वापस आ जाएगा। सेम टू सेम ही हमारे पास ये दो लूप्स बन गए हैं, I1 लूप और I2 लूप। मैं I1 लूप को यहाँ सॉल्व करता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि जितना EMF यहाँ प्रोड्यूस होगा वो तमाम का तमाम EMF रेजिस्टेंस में लॉस होगा। तो नेट EMF समीशन ऑफ ऑल EMF इन अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, मैं यहाँ बताता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है तमाम EMF समीशन ऑफ ऑल EMF माइनस IR तमाम रेजिस्टेंस का समीशन जो होता है वो ज़ीरो। यानी कि एक लूप में जितनी EMF प्रोड्यूस हो रहे हैं और जितना वहाँ पे रेजिस्टेंस में EMF लॉस हो रहा है उनका समीशन ज़ीरो आएगा, उनका समीशन ज़ीरो आएगा। ये फार्मूला मैं लूप नंबर 1 पे अप्लाई करता हूँ। लूप नंबर 1 में हमारे पास E1 क्योंकि पॉजिटिव से आउट हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हम एक रिवर्स डायरेक्शन एज्यूम करते तो फिर हम E1 को नेगेटिव लेते। E1 आ गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ से जब I1 करंट यहाँ पहुँचा तो ये R2 रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ से I2 करंट भी गुजर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में से यानी कि यहाँ दोबारा आ जाते हैं, R1 रेजिस्टेंस में से दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं। I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है और दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, इसकी भी। तो अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो करंट पॉजिटिव होगा। दोनों तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, माइनस I1 प्लस I2 ये हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू R1। तो ये और हमारा किरचॉफ वोल्टेज सेकंड वोल्टेज लॉ कहता है समीशन ऑफ ऑल EMF प्रोड्यूस एंड EMF लॉसेज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लॉसेज इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट माइनस I1 और I2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम। R1 की वैल्यू है 2। इस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 वोल्ट माइनस 2I1 माइनस 2I2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जो हमने लूप I1 पे अप्लाई की थी। सेम टू सेम हम यही लूप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब लूप I2 के लिए हम अप्लाई करने जाएंगे E2, ये प्लस में होगा, इसमें दोनों करंट आ रहे हैं तो माइनस I1 प्लस I2, दोनों करंट सेम नीचे आ रहे हैं तो दोनों प्लस होंगे, साथ में आ जाएगा R1। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और आ रही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस में सिर्फ I2 करंट फ्लो कर रहा है तो माइनस I2 R2 और इन सब का समीशन होगा ज़ीरो, इन सब का समीशन होगा ज़ीरो। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, E2 की वैल्यू 6 माइनस I1 प्लस I2, R1 की वैल्यू हमारे पास है 2 ओहम माइनस I2 और R2 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओहम। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे I1 I2 इकट्ठा आ रहा है तो यहाँ से भी इकट्ठा किया जा सकता है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं मज़ीद, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैं 2 दोबारा कॉमन ले लेता हूँ। ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 10 वोल्ट माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं सिर्फ ले लेता हूँ तो I1 प्लस I2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा।
I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10/2। 10/2 मीन्स 5। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। I1 प्लस I2 की वैल्यू आई है हमारे पास 5। और 2I1 प्लस I2 की वैल्यू आई थी 10। और यहाँ भी देखें 2I1 I2 है, इधर आप 5 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 10 आ जाएगा। यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह आप ये पूरी वैल्यू की जगह यहाँ से 10 पुट कर दें। तो 6 माइनस 10 माइनस I2 इज़ इक्वल टू 0। I2 उस तरफ चला गया तो ये हो गया I2 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 10। 6 माइनस 10 इज़ इक्वल टू -4 एम्पेयर। तो I2 की हमारी वैल्यू आ गई -4 एम्पेयर। ये I2 की वैल्यू -4 एम्पेयर थी। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू 5 और I2 की है -4। तो यहाँ पुट करता हूँ I1 -4 इज़ इक्वल टू 5। तो ये -4 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये -4 यहाँ जा प्लस हो जाएगा। तो ये I फॉर -4 प्लस 5 क्या आ गया 9। तो I1 हमारे पास आ गया 9 एम्पेयर। I2 भी निकाल लिया हमने, I2 भी निकाल लिया और I1 भी निकाल लिया हमने। हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो R2 में से तो सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है, तो ठीक है ना। तो करंट फ्लो इन R2 इज I2 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ I2 की वैल्यू -4 एम्पेयर, यानी कि I2 इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है -4 एम्पेयर। लेकिन अब सेकंड पार्ट आ गया, R1 में से क्या फ्लो कर रहा था। R1 में से हम पहले भी पढ़ चुके हैं शुरू में कि R1 में से I1 और I2 दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो होगा करंट फ्लो इन R1 इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं। तो I1 हमारे पास 9 एम्पेयर है, ये -4 एम्पेयर है, तो ये आंसर आ जाएगा 5 एम्पेयर। तो R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 5 एम्पेयर। R1 में से करंट फ्लो कर रहा है वो है 5 एम्पेयर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन न्यूमेरिकल्स की मज़ीद प्रैक्टिस करें, क्योंकि FSC आपकी लाइफ डिसाइड करने वाली क्लास है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें कमेंट्स में ये हम बता सकते हैं। उन प्रॉब्लम के ऊपर हम दोबारा वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम मज़ीद सब्जेक्ट्स और मज़ीद वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।